नमस्कार। आज हम मुगल सल्तनत के उस लंबे दौर की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, 1526 से 1857 तक। जी हमारे पास मुगल सम्राट विस्तृत इतिहास के कुछ अहम अंश हैं। हाँ। और इन स्रोतों के जरिए कोशिश रहेगी कि हम इस पूरे दौर के उतार चढ़ाव को समझें। बिल्कुल, सिर्फ नाम और तारीखें नहीं, बल्कि क्या अहम पड़ाव थे, कैसे साम्राज्य बना, कैसे बिखरा। सही। तो चलिए बाबर से शुरू करते हैं और बहादुर शाह जफर तक के सफर पर नजर डालते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले बाबर फरगना से आए थे, तैमूरी वंशज। हाँ। और 1526 में पानीपत की वो मशहूर लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी के साथ, यहीं से नींव पड़ी है ना। हाँ, नींव तो पड़ी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि सिर्फ पानीपत काफी नहीं था। अच्छा। जी, असल में साम्राज्य को जमाना वो ज्यादा बड़ी चुनौती थी। अगले ही कुछ सालों में देखिए, खानवा में राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई, हाँ, राजपूतों से। फिर चंदेरी में मेदिनी राय से, और घाघरा में अफगानों से भी निपटना पड़ा। मतलब एक के बाद एक कई लड़ाइयां। बिल्कुल। इन जीतों ने ही एक तरह से उत्तर भारत में मुगल पकड़ मजबूत की। ये सिर्फ जंग जीतना नहीं था, ये एक नए शासन की स्थापना थी। और बाबर के बाद आए हुमायूं, उनका दौर तो काफी उथल पुथल वाला रहा। बहुत ज्यादा। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। शेर शाह सूरी से जो हार हुई चौसा में 1539 में। हाँ, और फिर कन्नौज में भी 1540 में। जी, उसके बाद तो उन्हें लगभग 15 साल निर्वासित रहना पड़ा। ईरान में शरण ली। 15 साल, ये तो मुगल सत्ता के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, अनिश्चितता का दौर था। स्रोत इसे ऐसे ही दिखाता है। फिर 1555 में लौटे तो लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाए। नहीं, 1556 में ही दिल्ली में वो दीन पनाह की सीढ़ियां थी शायद। हाँ, वहीं से घिरकर उनकी मौत हो गई। और यहीं से कहानी में अकबर का प्रवेश होता है। और अकबर तो सिर्फ 13 साल के थे जब बादशाह बने। जी हाँ, बिल्कुल। और आते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हेमू। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई। सही। स्रोत कहता है कि ये लड़ाई बहुत निर्णायक थी। इसने लगभग तय कर दिया कि हाँ, मुगल अब यहीं रहेंगे। और अकबर का दौर फिर साम्राज्य विस्तार का दौर बना। राजपूतों से रिश्ते, गुजरात, बंगाल, काबुल, दक्कन तक विजय। लेकिन स्रोत सिर्फ विस्तार की बात नहीं करता। अकबर की प्रशासनिक समझ भी कमाल की थी। जैसे वो मनसबदारी सिस्टम। हाँ, मनसबदारी प्रणाली, मतलब अधिकारियों की रैंक और उनकी जिम्मेदारियां तय करना। इसने प्रशासन और सेना दोनों को एक नया ढांचा दिया। और उनकी धार्मिक नीतियां, वो दीने इलाही का जिक्र भी आता है। हाँ, दीने इलाही और राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह। स्रोत इन्हें सिर्फ निजी फैसले नहीं मानता। मतलब ये कि ये शायद एक मिलीजुली समावेशी संस्कृति बनाने की कोशिश थी। राजपूतों से विवाह जैसी संधियां वो सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं थी। अच्छा, तो ये साम्राज्य को स्थायित्व देने की रणनीति थी। बिल्कुल। अलग अलग समूहों को साथ लाना, शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। इसके बाद आए जहांगीर और उनकी जंजीर अदल, न्याय की जंजीर। जी, न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। और उनके दौर में नूरजहां का प्रभाव भी काफी रहा, ऐसा स्रोत बताते हैं। और फिर शाहजहां, इनका नाम आते ही ताजमहल जहन में आता है। हाँ, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी चमक दमक के पीछे हाँ, अगले संकट के बीज भी पड़ रहे थे। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, उनके बीच तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। और वो लड़ाई बहुत भयानक थी, उत्तराधिकार का संघर्ष। जिसमें आखिरकार औरंगजेब कामयाब हुए। उनका शासन तो काफी लंबा चला, करीब 50 साल। जी, लगभग आधी सदी। और इस दौरान साम्राज्य और फैला। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा हुआ। लेकिन औरंगजेब का दौर थोड़ा जटिल भी माना जाता है। हाँ, स्रोत इसकी जटिलताएं दिखाते हैं। एक तरफ विस्तार, दूसरी तरफ मराठों से लंबा और मुश्किल संघर्ष, शिवाजी महाराज का उदय, और उनकी कुछ नीतियां, जैसे जजिया कर को फिर से लगाना। हाँ, जजिया कर का दोबारा लागू होना। स्रोत इस बात का विश्लेषण करते हैं कि इन कदमों ने कैसे साम्राज्य के अंदरूनी ताने बाने को शायद प्रभावित किया। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद उसके बाद तो जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती चली गई। हाँ, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे शासक आए। लेकिन वो पहले जैसी पकड़ नहीं रख पाए। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि इसी कमजोरी का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। जैसे नादिर शाह का हमला।
1739 में। हाँ, वो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें हार के बाद तो अंग्रेजों का दबदबा बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। और इस कहानी का अंत होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ। जी, जिन्हें 1857 के गदर या पहली जंग आजादी कहें, उसके बाद अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया। तो अगर हम इन स्रोतों को देखें तो कुछ बातें बार बार उभर कर आती हैं। हाँ, जैसे पानीपत जैसी कुछ निर्णायक लड़ाइयाँ, स्थिरता के लिए राजपूतों जैसे समूहों से रणनीतिक विवाह या गठबंधन, और लगभग हर पीढ़ी में ये उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। हाँ, ये अंदरूनी लड़ाइयाँ जो शायद साम्राज्य को अंदर से कमजोर करती रहीं। और फिर औरंगजेब के बाद केंद्रीय शक्ति का लगातार कम होना। तो ये थी मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव की एक झलक, जैसा कि इन स्रोतों में हमें मिलती है, बाबर की विजय से बहादुर शाह जफर के निर्वासन तक। बिल्कुल, और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये जो अंदरूनी झगड़े थे, खासकर तख्त के लिए लड़ाइयाँ, जिनका जिक्र इन स्रोतों में बार बार है, क्या इन्होंने साम्राज्य को ठीक उसी समय कमजोर किया जब अंग्रेजों जैसी एक बाहरी शक्ति भारत में अपने पैर जमा रही थी? ये एक अहम सवाल है। हाँ, इस पर और गौर किया जा सकता है कि कैसे अंदरूनी और बाहरी कारक एक साथ काम कर रहे